हाँ भाई देखो, अपन पढ़ रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ रहे थे। उसमें अलग अलग स्थितियां पढ़ी थी। एक तो अनंत पर पढ़ ली थी, दूसरा सेकंड नंबर जो है वो वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो गया था। तीसरा नंबर जो है अपने पास, उसके बाद में वक्रता केंद्र पर था, फिर सी और एफ के बीच में था। अब फोकस पर पढ़ा देते हैं। यदि वस्तु फोकस पर रखी हुई हो तो प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, वस्तु फोकस पर हो तो रिकॉर्ड कर देना। देखो भाई, वस्तु फोकस पर है तो यहां से देखें अपन सबसे पहले, ये एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया सी, ये वस्तु एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात फोकस से ही गुजर जाती है। दूसरी किरण ये ध्रुव पर आपतित कर लेते हैं अपन, और ध्रुव पर आपतित करते हैं तो यहां इधर चली जाती है। अब ये दोनों किरणें कहां जाके मिल रही है? ये दोनों किरणें अनंत में जाके मिल रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी? अनंत पर। कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा, और दर्पण के सामने, वस्तु से काफी बड़ा, वस्तु से काफी बड़ा। देखो भाई, ये जो पहली कंडीशन पढ़ाई थी उसकी एकदम उल्टी कंडीशन है। उस फर्स्ट कंडीशन में अपन ने ये देखा था कि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो जाता है? फोकस पर होता है। ठीक है, उस समय वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है, बिंदु मात्र बनता है, और वास्तविक सीधा उल्टा और बहुत ही छोटा बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा तो होगा ही, दर्पण के सामने होगा, और दर्पण के सामने बनेगा तो काफी बड़ा बनता है। क्लियर है? आगे अपन चलते हैं इसके बाद वाली कंडीशन, वस्तु फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य हो। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। देखो भाई, ये है इसकी स्थिति। ये F ले लेता हूं मैं यहां पर, ये P ले लिया, ये वस्तु ले ली। अब अपन चलें, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। ये यहाँ पर फोकस हो गया, ठीक है, ये इधर गुजर गई। चाहे तो एक किरण ये वाली ले लेते हैं, ये इधर चली जाएगी। ये दोनों किरणें पीछे किसी न किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है भाई अपने पास। तो जब कोई ऑब्जर्वर या प्रेक्षक इसको देखेगा तो ये दोनों ही किरणें पीछे से आती हुई लगेगी। मान लो कि ये ए है, ये बी है, तो प्रतिबिंब होगा ए डैश और बी डैश। इसका मतलब ये होगा, इस समय प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो, आभासी। उसके बाद में आ जाओ भाई सीधा, दर्पण के पीछे, और वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। आभासी होगा, सीधा होगा, दर्पण के पीछे होगा, और वस्तु से बड़ा होता है। चाहे तो अपन जो है एक उदाहरण लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो कि कोई दर्पण है, उसकी फोकस दूरी माइनस में 12 सेंटीमीटर है। वस्तु जो है मैं 6 सेंटीमीटर पर रख देता हूँ भाई। कहाँ पर रख देता हूँ? 6 सेंटीमीटर पे। तो F और P के बीच में हो गई वस्तु की दूरी।
v ज्ञात करनी है तो v का तरीका ये रहा, uf अपॉन u, या ये लो आप उससे निकालना चाहते हो तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। फोकल लेंथ माइनस में 12, माइनस माइनस प्लस 1/6, 12 इसका लघुत्तम आ जाएगा, माइनस में 1 प्लस में 2 हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बनेगा 12 सेंटीमीटर पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 12 सेंटीमीटर पर। एक बार देखो v का मान प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? v का मान प्लस में आ रहा है, इट मीन्स प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा? दर्पण के पीछे की ओर होगा भाई। कहाँ पर होगा? दर्पण के पीछे की ओर। फिर m का मान निकालें, f अपॉन एफ माइनस यू, या माइनस में v अपॉन यू से निकाल लो अभी तो माइनस v का मान 12, u का मान माइनस का 6, m बराबर प्लस में 2 आ गया, तो देखो भाई पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? आभासी और सीधा हो जाएगा। m का मान 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे की ओर बनता है। अब तुम लोगों को अवतल दर्पण में एक चीज समझ में आ गई होगी। अवतल दर्पण की सहायता से वास्तविक उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, जो वस्तु के बराबर भी हो सकते हैं, वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं और वस्तु से छोटे भी हो सकते हैं। तो अवतल दर्पण की सहायता से वास्तविक, बड़े, छोटे या बराबर प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, जो दर्पण के सामने बनते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से आभासी और सीधे प्रतिबिंब भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कहां पर स्थित होंगे? दर्पण के पीछे की ओर स्थित होंगे। तो अवतल दर्पण से अपने पास किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। अवतल दर्पण की सहायता से छोटी वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। आगे बात समझ में? उत्तल दर्पण में ये चीज लागू नहीं होगी। तो उत्तल दर्पण का की सहायता से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण आवर्धक दर्पण नहीं है। आवर्धक का मतलब होता है साइज को बढ़ाने वाला, तो उत्तल दर्पण आवर्धक दर्पण नहीं है। अवतल दर्पण को आवर्धक दर्पण कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सहायता से छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सारी कंडीशंस हो गई हैं। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है? इसमें केवल 2 कंडीशन है भाई। वस्तु एक तो कहां पर हो? अनंत पर हो तो ये रहा इसका तरीका। ये उत्तल दर्पण हो गया। वस्तु अनंत पर है तो ये प्रकाश की किरणें 2 ले लो भाई। ये प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, ये इधर चली गई, ये भी इधर चली गई। कोई आदमी देखेगा तो ये दोनों ही किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। तो प्रतिबिंब इस समय कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, आभासी, सीधा, उसके बाद में बिंदुवत, बहुत छोटा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो विशेषता हो गई आभासी, सीधा, बहुत छोटा, बिंदुवत, और कहां पर हो गया? दर्पण के पीछे। इसकी सेकंड कंडीशन है वस्तु अनंत व पी के मध्य हो, ध्रुव पर, ध्रुव के बीच में हो गई हो तो ये लिया, एक किरण इधर,
ये इधर चली जाएगी। ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होगी भाई, तो एफ हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा, ये इधर चलते हैं अपन। अब यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर देखेगा इसको, तो ये किरण पीछे कहीं से आती हुई लगेगी उसको, और जहां से आती हुई लगेगी उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो ये ए डैश हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो देखो भाई प्रतिबिंब कैसा बना इसमें, आभासी, वर्चुअल, सीधा, दर्पण के पीछे, और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। पोजीशन अगर देखोगे कि कहां बन रहा है, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य। तो कहां बन रहा है, पी व एफ के मध्य। तो उत्तल दर्पण में अपने पास केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाने संभव है। दो ही कंडीशन है, अनंत पर है तो कहां पर बनेगा अपने पास, फोकस पर। अनंत और एफ के बीच में है तो वो अपने पास पी व एफ के बीच में बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और दर्पण के पीछे होता है। इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में दर्पण का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, अब टॉपिक अपन चलते हैं। नया टॉपिक है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, कर दो ऐड, है ना। तो नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन, मतलब है अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन का काम खत्म। परावर्तन वाले टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक बार मेरे को बता देना, ताकि अपन उसमें देख लेंगे। अब अपवर्तन चलेगा, तो लगभग ये मान लो कि आधे से ज्यादा पार्ट जो है वो अपवर्तन का ही रहेगा, ठीक है। और एक अपन जो है, आप लोगों ने पांचों पार्ट का टेस्ट भी नहीं दिया है अपन, तो पांचों पार्ट का टेस्ट का भी डिसाइड कर लेंगे कि कब देना है। मोस्ट प्रोबेबली अपन मंडे का रख लेंगे, आने वाले सोमवार का पांचों पार्ट का टेस्ट रख लेंगे, या बीच में मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो अपवर्तन से अपन चलते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा आ जाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यमों के पृथककारी तल पर, माध्यमों के पृथककारी तल पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब अभिलंब से या तो दूर हटेगी या अभिलंब के पास आ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। एक बार और बोल देता हूं मैं। सबसे पहले, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यमों के
पृथककारी तल पर, मतलब पृथककारी का मतलब है जहां पर दोनों माध्यम अलग अलग हो रहे हैं या एंटरिंग हो रही है, माध्यमों के पृथककारी तल पर प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब के पास आती है या फिर अभिलंब से दूर चली जाती है। घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो एक चीज तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, अपवर्तन की घटना में एक माध्यम से पार नहीं पड़ेगी, दो माध्यम होने चाहिए। अपवर्तन की घटना में कितने माध्यमों की आवश्यकता होती है? दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, जबकि परावर्तन में एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे अपन चीज एक और चलते हैं कि अपवर्तन की घटना में सबसे पहले देखो भाई, वेग बदल जाएगा, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीजें क्लियर रखना अपवर्तन में कि वेग में परिवर्तन होगा, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। जब प्रकाश की किरण, आप इतना 10th में भी जानते हैं, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाएगी, वेग में कमी आएगी, तरंग दैर्ध्य में भी कमी आएगी और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सघन से विरल में जाने पर यह सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी, अभिलंब से दूर उठेगी, उसका वेग बढ़ेगा, उसका तरंग बढ़ेगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां से एक बार डायग्राम देख लो, डायग्राम से आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। ये अभिलंब हो गया, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलें, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण है भाई। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण या निर्गत किरण भी कहा जा सकता है। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गई। कोण का मापन इसमें भी अभिलंब से होगा। ये आपतन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये आई और ये आर। ये विरल माध्यम लिया है, ये मैंने सघन माध्यम लिया है। तो विरल माध्यम में वेग c1, आवृत्ति ν1 और तरंग दैर्ध्य λ1 ले लिया। इसमें जो है वेग c2, आवृत्ति ν2 और तरंग दैर्ध्य λ2 ले रखा है। मैंने पहले कहा है कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा, तो अपन ये कह सकते हैं c1 इज ग्रेटर देन c2, क्योंकि c1 का मान ज्यादा होगा। λ1 इज ग्रेटर देन λ2 हो जाएगा और ν1 बराबर ν2 होता है। ये क्यों होता है, ये यहां से समझ में आएगा। देखो भाई, आपने ये रहता है c समानुपाती लैम्ब्डा, c इसके समानुपाती है, लैम्ब्डा के समानुपाती है। तो अब अपन चलें, एक सूत्र ये भी पढ़ा होगा, न्यू बराबर क्या होता है? c अपॉन लैम्ब्डा। तो c समानुपाती लैम्ब्डा, तो c बराबर न्यू लैम्ब्डा। यहाँ पर न्यू जो है वो स्थिरांक है भाई। स्थिरांक जो है वो किसके बराबर है? आवृत्ति के बराबर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दुगना हो जाता है तो वेग भी दुगना हो जाएगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आधा रह जाता है तो वेग भी आधा ही रह जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ये हमेशा क्लियर रखो। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ की। ये फर्स्ट माध्यम मान लिया। ये कौन सा माध्यम मान लिया मैंने? सेकंड माध्यम माना है। उसके बाद में दूसरा डायग्राम है भाई, ये सेकंड डायग्राम है। इसमें मैंने पहला माध्यम जो लिया है वो सघन ले लिया, दूसरा माध्यम क्या ले लिया? विरल ले लिया। देखो, प्रकाश की किरण सघन से किस में जा रही है? विरल में। तो अभिलंब से दूर हट जाती है अपने पास। सघन से किस में जा रही है? विरल में। तो अभिलंब से दूर हट गई तो आई इज लेस देन क्या हो गया? आर हो गया। इसमें अगर अपन चलेंगे तो यूं होगा, λ1 इज लेस देन λ2 होगा, c1 इज लेस देन c2 हो जाएगा और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ν1 इज इक्वल टू ν2 हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं मैं। अपवर्तन में दो माध्यमों का कॉन्सेप्ट आया अपने पास।
अब बार बार अपन ये पढ़ रहे हैं सघन विरल विरल सघन, तो ये सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं इनका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। देखो भाई, न कोई, अगर अपने पास देखें निरपेक्ष रूप से, न कोई सघन है न कोई विरल है, सब कुछ तुलनात्मक रूप से सघन है और तुलनात्मक रूप से ही विरल होता है। जैसे इसको अपन यूं समझें, न कोई लंबा है न कोई छोटा है। जैसे मान लो कि एक आदमी की लंबाई 5 फीट है, तो अगर अपन केवल उसी आदमी की स्टडी करें तो वो आदमी न तो लंबा कहा जाएगा न छोटा कहा जाएगा। अब आप कहते हो कि यह आदमी छोटा है, इसका मतलब आप उस आदमी की तुलना किसी ज्यादा लंबाई वाले से तुलना कर रहे होंगे। उसके पास कोई 6 फीट का आदमी खड़ा होगा तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ये भाई ये इसकी तुलना में छोटा है। नहीं तो एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, उसकी तुलना में आप ये भी कहेंगे कि ये इससे बड़ा है अपने पास। तो मैथ्स के हिसाब से बड़ा और छोटा अपने आप में कुछ नहीं है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब कुछ तुलनात्मक रूप से बड़ा और तुलनात्मक रूप से ही छोटा होता है। तो कंपेयर करने के आधार पे ही छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए यही सघन और विरल में भी लागू होता है। यूं देखा जाए तो कोई विरल नहीं है और कोई सघन नहीं है, लेकिन अगर तुलना करोगे तो कोई सघन होगा और कोई विरल होगा। विरल माध्यम का सीधा सा मतलब है जिसमें माध्यम के कणों के मध्य दूरी अधिक हो वो विरल माध्यम, और जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास में हो वो सघन माध्यम। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले चलते हैं कि सबसे ज्यादा विरल माध्यम कौन सा हुआ। सबसे ज्यादा विरल माध्यम कौन होगा, एक बार कौन बताएगा? देखें भाई, सर्वाधिक विरल माध्यम कौन सा है, इसका आंसर बता सकते हो क्या? सर्वाधिक विरल माध्यम कोई है बताने वाला? मयंक, महिमा, प्रियंका है? ग्लास? ग्लास नहीं है भाई, ग्लास तो सघन माध्यम है। मिरर नहीं है। निर्वात, पंकज ने सही बताया है भाई, पंकज ही है ना, पंकज प्रजापति। हाँ, जितेंद्र ने भी सही बताया, जितेंद्र है भाई, जितेंद्र ने भी सही बताया है, एक मनोज ने सही बताया है, एक विनोद ने सही बताया है। सर्वाधिक विरल माध्यम निर्वात होता है, कारण वैक्यूम और निर्वात एक ही बात है भाई, ठीक है ना। तो एक लड़के ने और बताया है, राजीव ने भी सही बताया है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन, मैं कह रहा हूं जिसमें माध्यम के कणों के मध्य दूरी अधिक हो वो अपने पास विरल माध्यम। अब अगर आप देखेंगे निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जिसमें हवा भी नहीं है, तो वो तो खाली पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। तो जब माध्यम ही नहीं है, मतलब अणु परमाणु कण कुछ है ही नहीं, तो दूरी फिर खाली हो गई कि नहीं हो गई? अपने पास दूरी जैसी कोई चीज ही नहीं रही। तो जो पूरा खाली पड़ा हुआ है वो निर्वात। तो सबसे सर्वाधिक विरल माध्यम होता है निर्वात। सेकंड नंबर पर उससे थोड़ा सा सघन माध्यम वो अपने पास होती है हवा, जो रोहित ने बताया है। सेकंड नंबर पर निर्वात होता है अपने पास है, फर्स्ट नंबर पर निर्वात है, सेकंड नंबर पर नंबर आता है एयर का। तो सर्वाधिक विरल माध्यम कौन हो गया? निर्वात। सेकंड नंबर पर अगर आएगा तो वायु आ जाएगी। अब वायु से सघन कौन सा होगा अगर आप देखा जाए तो इसको यूं समझें अपन, निर्वात खाली पड़ा हुआ है, वायु जो हो गई सेकंड नंबर पर आ गई। वायु गैस के फॉर्म में है, आपने केमिस्ट्री में सभी अवस्थाएं पढ़ी है। गैस में परमाणु दूर दूर होते हैं, द्रव में थोड़ा पास में आ जाते हैं और ठोस में और पास पास में आ जाते हैं। तो सर्वाधिक विरल माध्यम तो हो गया निर्वात। सेकंड नंबर पर एयर, मतलब हवा हो गई। तीसरे नंबर पर अगर आप लेते हैं तो फिर द्रव अवस्था का नंबर लेते हैं अपन। किसका नंबर लेंगे अपन? द्रव अवस्था, ठीक है। द्रव अवस्था में भी फिर पतले द्रव और गाढ़े द्रव, द्रव अवस्था में भी पतले द्रव और गाढ़े द्रव। जैसे पतला और गाढ़ा कौन सा होता है? आप सब जानते हैं कौन पतला और कौन गाढ़ा। एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे शहद और पानी में से कौन गाढ़ा हुआ? शहद गाढ़ा हो गया, पानी पतला हो गया। तो हवा के बाद में नंबर आएगा पानी का, पानी से ज्यादा सघन फिर शहद हो जाएगा।
शहद से भी ज्यादा सघन फिर ग्लिसरीन हो जाएगी। और ग्लिसरीन के बाद में जैसे द्रव पूरे हो गए, जैसे पतला द्रव, पेट्रोल भी पतला द्रव है भाई, ग्लिसरीन हो गया, उसके बाद में फिर सघन माध्यम और ज्यादा सघन चाहिए, तो फिर एक कांच का नंबर आता है। ठीक है ना। कांच मतलब ग्लास जो होता है वो सॉलिड है या लिक्विड? कांच सॉलिड है या लिक्विड है? कौन बताएगा देखे तुम्हारे में से? हाँ भाई, ग्लास सॉलिड है या लिक्विड है? हाँ भाई, महिमा ने बताया है लिक्विड, और मयंक ने और निशा ने, इन्होंने सॉलिड बताया है। नीतू चौधरी बता रही है लिक्विड। ठीक है। कांच जो है लिक्विड होता है भाई, सॉलिड नहीं होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़ना, कांच जो है वो सॉलिड नहीं होता है, कांच लिक्विड होता है। इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, मतलब ऐसा द्रव है जिसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया है, सुपर कोल्डेड लिक्विड है। तो कांच भी जो है ना वो लिक्विड वाली फॉर्म में ही माना जाएगा, पर वो सॉलिड की फॉर्म में दिख जाता है अपने को। तो पानी से इनसे सघन हो गया फिर कांच। कांच के भी बाद में, कांच में भी दो होते हैं, एक क्राउन कांच होता है, एक प्लिंट कांच होता है। एक तो क्राउन कांच होता है और एक प्लिंट कांच होता है। ठीक है। प्लिंट ज्यादा सघन होता है और क्राउन थोड़ा अपने पास कम सघन होता है। कांच के बाद में और सर्वाधिक सघन माध्यम होता है हीरा, डायमंड। हीरा सर्वाधिक सघन माध्यम होता है भाई। हीरा सर्वाधिक सघन क्यों होता है ठोस अवस्था में? आप केमिस्ट्री में जाइए, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। हीरे की क्रिस्टलीय संरचना इतनी जटिल और इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है कि प्रकाश को पार करने में बहुत जोर आता है। बहुत जोर आया मतलब बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगा, इसका मतलब वेग में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है। तो हीरा सर्वाधिक सघन माध्यम होता है और सर्वाधिक विरल माध्यम निर्वात होता है। हीरा सबसे सघन माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश को पार करने में बहुत जोर आता है। अब एक चीज और चलते हैं कि सघन माध्यम में वेग में, तरंग दैर्ध्य में कमी क्यों आती है। ठीक है ना। देखो भाई, थोड़ा सा तरंग के ऊपर विचार कर लें अपन। तरंगे यूं चलती है, आप सब लोग जानते हैं, यहां से यहां तक की दूरी वो तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तरंग दैर्ध्य के बराबर। ये लैम्बडा है भाई। और वैसे भी परिभाषा होती है, एक आवर्त काल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य को समझने का सबसे आसान तरीका यह है, तरंग दैर्ध्य प्रकाश के एक कदम के बराबर मान लो भाई। अपन जानते हैं ना, जब दौड़ते हैं तो अपना एक कदम हो गया, तो प्रकाश का एक कदम है, एक स्टेप है उसकी अपने पास। तो प्रकाश का एक कदम जो हो गया उसके तरंग दैर्ध्य के बराबर हो गया। अब सघन और विरल के कॉन्सेप्ट को मैं वापस लाता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं निर्वात। निर्वात पूरा खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है, इसको यूं समझें कि एक मैदान है जिसमें न कोई पेड़ पौधा है, न कोई गाय या कोई बच्चा, कोई बैठा हुआ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। एक छोटे बच्चे को अपन कहते हैं कि यहां से दौड़ना चालू कर और सामने चला जा। तो बच्चा स्पीड से दौड़ेगा। बच्चे की स्पीड इस समय सर्वाधिक होगी या नहीं होगी? मैदान खाली है तो बच्चा सर्वाधिक स्पीड से दौड़ता हुआ जाएगा। ये निर्वात। यहाँ बच्चे को और प्रकाश को समान मान लो भाई अपने पास। बच्चे के कदम भी बड़े बड़े होंगे क्योंकि बड़े कदम बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। अब अपन चलते हैं, मान लो कि उस ग्राउंड में 50-60 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा हुआ है, टेढ़े मेढ़े बैठे हुए हैं। अब बच्चे को अपन दौड़ने के लिए कहते हैं, तो बच्चा दौड़ेगा तो सही, पर उतनी स्पीड नहीं आएगी क्योंकि बीच में लड़के बैठे हुए हैं, तो उनसे टकराने का डर रहेगा, तो स्पीड घटेगी। ये हवा हो गई भाई। ये क्या हो गई? हवा। हवा में अणु दूर दूर रहते हैं, लेकिन प्रकाश की स्पीड में कमी आएगी, बच्चे के कदम भी छोटे हो जाएंगे, तो तरंग दैर्ध्य में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उसके बाद में मान लो कि उस ग्राउंड के अंदर
200 बच्चे बैठे हुए हैं, 200 बच्चे बैठे हुए हैं, स्पीड में और कमी आएगी। स्पीड में और कमी क्यों आएगी? क्योंकि जगह जगह बैठे हुए हैं तो छोटा बच्चा जो है एक तो कदम छोटे बढ़ेगा, वेग में भी कमी आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद में मान लो कि उसके अंदर 500 बच्चे बैठे हुए हैं तो और वेग घटेगा। और अब अपन ये मान लें कि वेग इतना कम हो जाए कि बच्चे खूब सारे बैठे हुए हैं, ठसाठस पड़े हुए हैं, तो ग्राउंड खाली था वो तो हो गया निर्वात। 50-60 बच्चे थे वो हवा हो गई। 100 बच्चे थे वो लिक्विड, मतलब अपने पास द्रव हो गया। द्रव में भी फिर अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है, कोई पतला द्रव है, कोई गाढ़ा द्रव हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलें, फिर मैंने बताया 200-250 बच्चे हो गए तो वो ठोस अवस्था आने लग गई भाई अपने पास। जैसे फिर कांच है, थोड़ा सा और कोई गाढ़ा है। ठोस के बाद में फिर बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं, ठसाठस बच्चे भरे हुए हैं, तो फिर बच्चे की स्पीड में भी कमी आएगी, बच्चा धीरे भी दौड़ेगा। इसका मतलब वो फिर डायमंड है या हीरा है, तो हीरा सर्वाधिक सघन माध्यम है और वायु निर्वात सबसे विरल माध्यम होता है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, आगे एक अपवर्तनांक शब्द पढ़ाऊंगा मैं। अपवर्तनांक उसको शो करता है कि कौन कितना सघन है और कौन कितना विरल है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है भाई, 1, उसका 1 मान लिया, ठीक है ना। तो सबसे कम मान कितना हो गया अपवर्तनांक का? 1 हो जाएगा। जैसे जैसे अपने पास सघनता बढ़ती चली जाएगी इसके मान में क्या होती चली जाएगी? वृद्धि होती चली जाती है। निर्वात के लिए अपवर्तनांक 1 होता है और हीरे के लिए 2.42 होता है भाई अपवर्तनांक। हीरे के लिए अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। तो अपवर्तनांक अपने पास है डायमंड के लिए कितना हो गया? 2.42। और हीरे के लिए कितना हो गया अपने पास है? हीरे के लिए 2.42 और निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब केवल 2 मिनट बचे हैं भाई, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें, उसके बाद में क्लास खत्म, बाकी अपन कल स्टडी करेंगे। ठीक है। हाँ बस बच्चे हाँ स्क्रीनशॉट ले लें बस।